हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी भाई। और भाई आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपसे पढ़ाऊँगा भाई संविधान में आपसे भाग 3। देखो, चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो भाई, इन सभी परीक्षाओं के लिए संविधान आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका भाग 3 है सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे आप कहोगे मूल अधिकार। मूल अधिकार किस भाग में आता है भाई? आपका भाग 3 में आता है। ठीक है, तो हम बिना रुके वही चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर। एक का क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा केवल आपने भाई वही क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, बाकी फालतू क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ना है। तो भाई चलते हैं हम, चलो पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि देखो, जो मूल अधिकार को नैतिक अधिकार भी कहते हैं। जितना मैं बताऊंगा केवल वही याद करना। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको यूएसए से लिया गया है। यूएसए के वर्तमान में राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं। वर्तमान में इसकी जो लड़की आई हुई है भाई, वह आपका जो आगरा का ताजमहल है, फिलहाल वह वहाँ पर है। मतलब कल ही आई है, मतलब 30 तारीख आज आपकी है, वह आई थी आपकी 29 में। ठीक है, इसके बाद तो मूल अधिकार कहाँ से लिया? आपके यूएस से। इसके बाद भाई भाग 12 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे न्यायसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपका 13। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसके बाद अब देखो, जो आपके मूल अधिकार थे भाई पहले आपके साथ थे, लेकिन वर्तमान में हो गए 6। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका मूल अधिकार आएगा वो आएगा समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद आपका है 14 से 18। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि हमारा जो पहला मूल अधिकार है वह है समता या समानता का अधिकार भाई, 14 से आपका 18। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। सबसे इम्पोर्टेंट विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में है। इसको याद रखिए, क्या कहता है भाई? अर्थात अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखो, अगर वो आपसे कहेगा कानून के सामने सब समान है, तो है ब्रिटेन से। ठीक है, कानून के समान संरक्षण यह आपकी है अमेरिका से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इसमें अपवाद क्या आता है? राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं की जा सकती जब तक वे अपने पद पर हों। तो याद रखिए भाई, जो फौजदारी का मामला होता है राष्ट्रपति या राज्यपाल पर जब तक नहीं किया जाएगा जब तक वे अपने पद पर है। बात समझे आप? इसके बाद आपका अनुच्छेद 15 क्या कहता है भाई? 15 क्या कहेगा हमारा कि जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब होगा भाई कि आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, किसी भी जन्म स्थान के हो, आप किसी भी लिंग के हो। लिंग का मतलब है आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप चाहे थर्ड जेंडर हो, आपके साथ किसी भी स्थान को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नोट है भाई, अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर की जाती है, ना कि जाति के आधार पर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अल्पसंख्यक की गणना की जाती है या आपके धर्म के आधार पर की जाती है, ना कि जाति के आधार पर। जैसे आपका मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आपके सभी क्या आएंगे? अल्पसंख्यक आएंगे। अब जैसा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हिंदू कहाँ है? अल्पसंख्यक में। और हिंदुस्तान में मुस्लिम का आपके अल्पसंख्यक में। इम्पोर्टेंट है आपका रिमार्क, आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद भाई अनुच्छेद आपका 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी की समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। आपने देखा होगा जैसे भाई आरक्षण में आरक्षण होता है कि भाई ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी को आपकी 5 साल की छूट। तो याद रखिए
इसमें यह इम्पोर्टेंट इस तरह याद रखिए भाई कि अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, ठीक है। 17 में आपका है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की भावना। आपने देखा भी होगा कि भाई अगर किसी को छू लोगे, कि किसी निची बिरादरी ने आपको छू लिया, आप ऊंची बिरादरी के हो, आपने उस पर केस कर दिया, आपने उस पर मार दिया, अगर ऐसी कोई भी बात आती है तो अस्पृश्यता का अंत है भाई, छुआछूत की भावना है वह अनुच्छेद आपका 17 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उपाधियों का अंत आता है, लेकिन किंतु सुरक्षा तथा भारत रत्न, भारत आपका पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, आपका मेजर और आपका कर्ण, ठीक है भाई। इसके बाद तो पहले मौलिक अधिकार आपके कितने थे? 7, वर्तमान में कितने आएंगे? 6। पहला पढ़ा दे समानता का अधिकार आपका 14 से कितना है? 18। दूसरा आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार भाई आपका 19 से लेकर 22 तक, कितना आएगा? 19 से आपका 22 आएगा। अब पहला तो आता है आपका अनुच्छेद 19 ही सबसे इम्पोर्टेंट आता है। अब अनुच्छेद 19 क्या कहता है भाई? अब इसके कितने भाग है? 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें आपके 7 भाग थे, ठीक है भाई। फिलहाल उसको हटा दिया, अब आप इसमें 6 याद रखियो। अब अनुच्छेद 19 का फर्स्ट क्या कहेगा? बोलने की आज़ादी, या फिर आप कहोगे इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? बिना हथियार सभा करने की आज़ादी दूसरे में आएगी। तीसरे में क्या है भाई? संगठन बनाने की आज़ादी कहाँ पर है? तीसरे में आएगी, ठीक है। इसके बाद बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की आज़ादी आपकी चौथे में आएगी। 5 में भारत में किसी क्षेत्र में घूमने की आज़ादी 5 में आएगी। 6 संपत्ति का अधिकार, ठीक है भाई। संपत्ति का अधिकार यह है, अब यह मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि मूल अधिकार में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया है कि कानूनी अधिकार कर दिया। और अब यह किस अनुच्छेद में है भाई? तो याद रखिए आपका 300 का क्या है। तो संपत्ति का अधिकार एक आपका क्या आएगा भैया भाई? मौलिक अधिकार न होकर क्या आएगा? कानूनी अधिकार, जो कि आपका है अनुच्छेद आपका 300 का क्या है। बात समझे भाई आप। इसके बाद अनुच्छेद आपका 20 क्या कहता है? 20 को पढ़ोगा। 20 में क्या आएगा? इसमें 3 प्रकार की आज़ादी आती है भाई। कौन कौन सी? पहली आएगी एक गलती के लिए एक सज़ा। दूसरी, सज़ा उस समय के कानून के अधिकार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के अधिकार पर। इसे समझो भैया आप। मानकर चलो किसी भाई इस तरह मान के चलो मैंने किसी की हत्या कर दी, ठीक है, और अभी हत्या की सज़ा है 10 साल की, ठीक है। तो भाई 10 साल की मुझे सज़ा मिल गई। अब ठीक एक दिन के बाद कानून बना कि अगर कोई किसी की हत्या करेगा उसको भाई फांसी है, तो अब मुझे फांसी नहीं दी जाएगी। मतलब वर्तमान में जो कानून था केवल उसके अनुसार ही मेरी सज़ा होगी, ना कि आने वाले कानून के अनुसार। बात समझे भाई। इसके बाद तीसरा क्या आएगा? सज़ा के बाद भी कैदी का संरक्षण होगा। याद रखिए उसको। नोट में क्या आएगा भाई कि अनुच्छेद 20 के अनुसार जो नोट है भाई हमारा, एक सेकेंड भाई, जो आपका अनुच्छेद 20 है भाई इसको पढ़ो एक बार कि अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है
तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है, इसको याद रखिए भाई। इसके बाद अनुच्छेद आपका 21 क्या कहता है भाई, आप 21 को पढ़ो एक बार। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है। ठीक है भाई, तो इसको याद रखिए भाई। इम्पोर्टेंट है कि जो अधिक धुआं देने वाले वाहन आएंगे, बिना हेलमेट जो वाले चलते हैं, जो पुलिस उनका चालान काटती है, तो किस अनुच्छेद के तहत काटती है भाई, तो इसको याद रखिए। आपका अनुच्छेद आपका 21 के तहत, जिसमें क्या है भाई, आपका प्राण एवं दैहिक आज़ादी। क्या आएगा भाई, इसमें आएगा प्राण एक आपका एवं आपका दैहिक आज़ादी। हो गया। इसके बाद नोट क्या कहता है, अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। देखो ध्यान दो, आपातकाल के समय जितने भी आपके भाई मूल अधिकार हैं सबको रद्द किया जा सकता है, केवल आपके अनुच्छेद आपका 20 और आपका 21 को छोड़कर। 20 में 3 प्रकार की आज़ादी मुझे आपसे बता दी, 21 में मुझे आपसे बता दिया कि कौन सा है भाई आपका एक प्राण एवं दैहिक आज़ादी। तो बात समझिए भाई आप। इसके बाद अनुच्छेद आपका 21 का क्या 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 कहता है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया और लागू होता है भाई 1 अप्रैल 2010। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, 2002 में, लागू होता है आपका 2010 में। अनुच्छेद 22 में आपकी 3 प्रकार की आज़ादी है भाई। अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है, गिरफ्तारी से संरक्षण, या फिर आप कह सकते हो गिरफ्तारी से रक्षा। फर्स्ट में क्या है भाई, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होगा। वारंट का मतलब होता है कारण बताना होता है। ठीक है। इसके बाद 24 घंटे के अंदर जाने आने का समय काटकर सशरीर न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। तीसरा क्या आएगा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मन पसंद का वकील करने का अधिकार है। समझ में आई बात भाई। इसके बाद अब आप इसको पढ़ो, निवारक निरोध अधिनियम। देखो भाई, जितना भी आपकी पुलिस की जॉब है ना, पुलिस की जॉब है या आपकी एसएससी हो गया या आपका रेलवे हो गया, ठीक है, तो जो सबसे कॉमन आपका होता है वो आपका होता है संविधान। देखो संविधान से हर बार क्वेश्चन आते हैं। अगर जीके में आपका संविधान कंप्लीट है, आपका साइंस विविध विज्ञान प्रौद्योगिकी और एक आपका प्राचीन, अगर आपका इतना जीके में कंप्लीट है तो ये मान कर चलो जीके में आपकी तैयारी लगभग 80% है, 20% तैयारी बचती है आपकी फिर करंट की। तो संविधान आप एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यू क्या कहता है भाई हमारा कि निवारक निरोध जो आपका अधिनियम आएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के उपभाग 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं है बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। ठीक है। इसके बाद भाई अब नज़रबंद क्या होता है इसको समझो एक बार। किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल में कहीं भी रखा जा सकता है। समझ में आई बात भाई। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है, देखो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है केवल मैं आपसे वही बताऊंगा। इसके बाद भाई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रसूका, इम्पोर्टेंट है रसूका। इसे 1980 में लाया गया, यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। समझ में आई बात भाई, यहाँ तक आपका हो जाएगा। इसके बाद आप इसको छोड़ दो,
इसको पढ़ो एक बार। आतंकवादी निवारक अधिनियम पोटा, ठीक है भाई, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। तो पोटा समझे आप। रसूखा समझे भाई क्या है, जो पुलिस इनकाउंटर करती है वो आपकी करती है रसूखा के तहत। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आपका कब लागू होता है, 1980। जो आपका चालान कटता है, चालान आपका जो कटता है वो कटता है आपका अनुच्छेद 21 के तहत। बात समझे भाई आप, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद मूल अधिकार आपसे मुझे 6 बताए थे, पहले 7 थे, 2 करा दी। तीसरा कौन सा आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद आपका 23 से 24। अनुच्छेद 23 में क्या आएगा भाई, बलात्कार श्रम, या फिर क्या आएगा आपका जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी, बिना वेतन पर रोक लगाया जा सकता है। देखो सीधी सी बात है, जो बलात्कार श्रम है भाई, इस पर इसमें क्या है, आपकी रोक है। बात समझे आप। लेकिन अगर भारत पर कोई भी मतलब ऐसे मान के चलो आप, जैसे युद्ध होता है और आपने भारत के लिए कार्य करना पड़ा, कोई श्रम करनी पड़ी, तो आप इस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है। अनुच्छेद आपका भाई 24, 14 वर्ष से कम के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। तो याद रखिए भाई, 14 वर्ष से जो आयु के कम बच्चे हैं, इनको आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। अगर देखो, अगर आप इन्हें लगाओगे तो आपको जो सज़ा मिलेगी वो मिलेगी अनुच्छेद आपका 24 के तहत। अनुच्छेद आप 24 का क्या करते हो भाई, उल्लंघन करते हो। 3 आपके मूल अधिकार हो गए। चौथा आपका आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भाई, अनुच्छेद आपका 25 से 28। 25 क्या कहता है भाई आपका, अनुच्छेद 25 है भाई आपका अंतकरण। याद रखिए, अनुच्छेद 25 हमारा क्या आएगा भाई, अंतकरण आएगा। अंतकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण तलवार कहोगे, मुस्लिम को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद आपका 25। 26 क्या आएगा, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ हवन करने, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद आपका 26 के तहत। 27 में क्या आएगा, धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद आपका 27 आएगा। 28 क्या आएगा भाई, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो सरकारी धन से अगर कोई भी संस्थान चलती है तो इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब इसको पढ़ो, इम्पोर्टेंट है। संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा, ठीक है। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। बात समझिए भाई आप। इसके बाद 4 आपके हो गए। 5वां आएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद आपका 29 से 30। आपका अनुच्छेद 29 क्या कहता है भाई, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, अल्पसंख्यक क्या होता है, जिनकी संख्या भारत में कम होती है। जैसा पाकिस्तान में आपका भाई, पाकिस्तान में हिंदू कहाँ पर है, अल्पसंख्यक में, ठीक है। और हिंदुस्तान में हिंदू कहाँ में आएंगे, बहुसंख्यक में। यहाँ मुस्लिम कहाँ आते हैं, अल्पसंख्यक में, ठीक है। अब अनुच्छेद 30 क्या कहेगा, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं
उसे सरकार धन भी दे, उसे सरकार उसे भी धन देगी। इसी के कारण सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है आपके मदरसे भाई, इसी के कारण किसका वो चला जाता रहा आपका क्रेज, मदरसों का। इसके बाद यहाँ तक हो जाएगा भाई। अनुच्छेद आपका 31 क्या कहता है, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हमारा क्या आएगा कि भाई अनुच्छेद 31, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूँ बनता है कि 44वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ, तो याद रखिए भाई आपको 1978 में सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा यूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब क्वेश्चन आपको क्या आएगा कि इसमें था क्या भाई, जो आपका संपत्ति का अधिकार था वो आपका एक कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। अब उसको हम कहाँ ले आए, 300 के आपके कैम में। जो पैतृक संपत्ति की चर्चा थी वो कहाँ पर है भाई, अब 300 के कैम में, ठीक है भाई। देखो यहाँ भी आपकी है रिमार्क दिया भी है आपका अनुच्छेद आपका 19 का उपभाग जो आपका ही आएगा 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। इसको याद रखिए भाई, ठीक है। अनुच्छेद आपका जो 19 का उपभाग आपका जो 6 है, इसमें तो आपकी है अर्जित संपत्ति, ठीक है। लेकिन जो आपका 31 है इसमें आप क्या कि पैतृक संपत्ति कौन सी आएगी भाई, इसमें आपकी पैतृक संपत्ति, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या आएगा कि मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया गया। यह बात समझिए भाई। इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या आएगा कि मूल अधिकार मुझे आपसे बताए थे टोटल कितने होते हैं भाई, 7, वर्तमान में 6। छठा कौन सा आएगा आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद आपका 32। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के आत्मा किसने कहा था, BR अम्बेडकर। अब इसमें है क्या, अनुच्छेद 32 को पढ़ो आप। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट ओब्लिक याचिका या समादेश जारी कर सकता है, ठीक है। सबसे पहला एक हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आपके 5 होते हैं, मैं आपको एक का बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एक हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होगा, इसको समझो एक बार आप। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनने वाली अधिकारी को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर, ठीक है भाई, पेश किया जा सकता है। समझ में आई बात भाई। परमादेश क्या होता है, इसका अर्थ है जब हम आदेश देते हैं, जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता तो अपर या उस पर यह जारी होता है। भाई मानकर चलो आप किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास गए और वो अपना कार्य सही से नहीं कर रहा, तो जो उसके सीनियर अधिकारी हैं, समझ में आई बात भाई, तो उनके द्वारा कोर्ट से एक वो आएगा, एक तरह से आप कह सकते हो समन आता है, यह एक रीट आएगी जिसे होता है परमादेश। उसे उसमें क्या देना पड़ेगा, जवाब। अधिकार परीक्षा क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहते हैं। इसको समझो आप एक बार।
भाई मानकर चले जैसे कहीं जाम वाम लग रहा, आप गाड़ी में हो और आप गाड़ी में से उतरे और आप रोड के बीच में खड़े हो गए कि भाई तो इधर को चल तो इधर को चल, मतलब वो काम था किसका? ट्रैफिक पुलिस का। कर कौन रहा उसको? आप। तो फिर जो आप है किसी ने देखा कि सही नहीं कर रहा, मानकर चलो कोर्ट ने आपके खिलाफ रिट गिर दी, तो वह जो रिट होगी वह क्या बोलेगी? आपकी अधिकार प्रशंसा। अधिकार प्रशंसा का मतलब आप किस अधिकार से कोई भी संवैधानिक पद ले रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद प्रतिच्छेद क्या होता है? प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक तरह से मना करना। तो याद रखें भाई, प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? एक तरह से मना करना। कैसे? यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। समझ में आई बात भाई? प्रतिषेध क्या आएगा? यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। मतलब उसने फैसला सुना दिया, संतोष उससे नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? आपका सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या आपका हाई कोर्ट जा सकता है। याद रखें, हाई कोर्ट की रिट है अनुच्छेद 32 में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है आपका 32 में और हाई कोर्ट है आपका 126 में। बात समझे भाई? इसके एक मिनट भाई, एक मिनट दोबारा समझो आप एक बार। हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की भी 5 रिट है। हाई कोर्ट की रिट है अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद कौन सा आएगा? 226। और सुप्रीम कोर्ट की भी 5 रिट है, वे आपकी आएंगी अनुच्छेद 32 में। बात समझे भाई? इसके बाद उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। अब देख, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया भी है। B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना को। ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जारी करता है। बात समझे भाई आप? इसके बाद अनुच्छेद आपका 33 आएगा। 33 क्या है भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 34 क्या आएगा भाई? भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, सेना के न्यायालय क्या कहते हैं भाई? आपका कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA है। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा। क्या आएगा आपका? एक्शनल फोर्स आपका स्पेशल पावर एक्ट। इसके बाद अनुच्छेद 33 क्या आएगा भाई आपका? सॉरी, अनुच्छेद आपका 35 क्या आएगा? भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा कहाँ पर? आपकी 35 में। अब देख भाई, इसको पढ़। मूल अधिकार पहले 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6। मुझे 6 से 6 आपके लगातार पढ़ा दिए। नहीं आपके समझ में आया, मैं आपको दोबारा रिवीजन करवा दूंगा। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका 32। बात समझे भाई? इसके बाद नोट, अनुच्छेद आपका 19, 20, 21, 21 का A, 23, 24, 25, 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या आएगा भाई? अनुच्छेद आपका 15, 16, 19, 29, 30
केवल भारतीयों को मिलता है। इसके बाद हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होता है। इसके बाद स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिपादित संसद कर सकती है। मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में आपका 32 के तहत है, हाई कोर्ट आपका 226 के तहत है, ठीक है। इसके बाद मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में आपके 6 आएंगे भाई। मूल अधिकार को लागू करने का दायित्व न्यायालय को है। इसके बाद मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लाने का अधिकार आपको संसद को है। बात समझिए भाई आप। इसके बाद क्या आएगा आपका प्रेस की आज़ादी, अनुच्छेद आपका 19 के फर्स्ट के कै विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है भाई। इसके बाद अनुच्छेद आपका 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार प्रश्न को पोस्टमार्टम कहते हैं, मुझे आपसे बता दिया था, यूँ याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन 1978 में संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, ठीक है भाई। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया है तथा अब यह संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में है। यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ है। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है भाई। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन जो आपका अधिनियम है 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के कै के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है भाई। अनुच्छेद आपका 21 के कै के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा है भाई। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। ये इम्पोर्टेंट है। सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में है। शेष अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए साथ साथ भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी है। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद हमारा आएगा कि परमादेश रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकार निगम को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। इसके बाद नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय अपराधित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है था
यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के संबंध में किया गया हो तो कहा जाएगा आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत जाएगा। ठीक है, राजभाषा आयोग भी कब बनता है आपको 1955 में। बात समझे भाई आप। तो यहाँ तक बताओ किसी का कोई भी डाउट है क्या भाई। तो भाई मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है भाई, वीडियो अच्छे से देखना भाई। जय हिंद जय भारत।